अब हम बात करते हैं बोनस की कैलकुलेशन की। तो बोनस कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो ये काम हमारा नहीं है, ये काम है आपका फाइनेंस टीम का, कि भाई कितना अमाउंट आ रहा है बोनस का कैलकुलेशन करने के लिए जो कंपनी में पे करना है। ये हमें फाइनेंस टीम बताएगी भी नहीं, हम तो उसको डेटा दे देंगे, भाई ये इतने एम्प्लॉय हैं, इनका इतने एम्प्लॉय का कैलकुलेशन के हिसाब से इतना बोनस बनना है, आप पे कर दो, ठीक है, वो फाइनेंस टीम पे कर देगी। बस थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे समझ लेते हैं कि अमाउंट आता कैसे। तो होता क्या है, मान लीजिए 2021 फाइनेंशियल ईयर जो है 2020-21 का जो अभी पिछला गया है, उसमें कंपनी को मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ पूरा ओवरऑल, ठीक है। अब उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से आपने क्या करा, टैक्स घटा दिए सारे, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट अलाउंस भी घटा दिया, मान लो 20 रुपए चले गए इस तौर से, तो कितने रह गए, 80 रुपए। अब ये जो 80 रुपए बचे ये कहलाते हैं आपके अवेलेबल सरप्लस। क्लियर है चीज? इस अवेलेबल सरप्लस में से ही एक सर्टेन अमाउंट निकाला जाता है, एलोकेट किया जाता है बोनस देने के लिए। हाँ, तो ये जो अवेलेबल सरप्लस है इसमें से कुछ अमाउंट निकाला जाएगा, एलोकेट किया जाएगा बोनस देने के लिए। अब ये कितना होगा, ये होता है अगर आपकी इंडियन कंपनी है तो 60%, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 67%। क्लियर है चीज? और ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती है अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, तो वहां पर भी 67% होगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हमें समझ में आ गया कि एलोकेबल सरप्लस क्या होगा, यानी एलोकेबल सरप्लस वो अमाउंट होता है जो बोनस के तौर पे बांटा जाता है, ठीक है। और कितना निकल कर आता है वो, इंडियन कंपनी के केस में 60%, फॉरेन कंपनी के केस में 67%। तो अब ये दो हमारे पास टर्म आए, अवेलेबल सरप्लस का मतलब प्योर प्रॉफिट, टैक्स वैक्स घटाने के बाद जो अमाउंट बचा, और उस अमाउंट में से जो बोनस के लिए निकाला अमाउंट, दैट्स कॉल्ड एलोकेबल सरप्लस, ठीक है। अब ये जो एलोकेबल सरप्लस आया है जिसको हमें बोनस के तौर पे बांटना है, इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकती है कि जितना बोनस बांटना था, मान लीजिए बोनस बांटना था हमें अगर 60% निकाला, 80 का 60% कितना होता है बताइए जरा, 48 48 रुपीज, 48 रुपीज बना, ठीक है। तो वेजेस हमने देने थे 48 रुपीज बना, तो 48 रुपीज हमें एज ए जो है एलोकेबल सरप्लस निकल कर आया। अब हमें मान लीजिए बोनस बांटना है 50 रुपए, ठीक है, या 50 नहीं, अभी थोड़ा सा वैसे ले लेते हैं, मान लीजिए हमें बोनस बांटना है 30 रुपए, ठीक है। 30 रुपए बांटना था, हमारे पास अमाउंट कितना है 48 रुपीज, यानी ज्यादा अमाउंट है, तो हम आसानी से जो है 20% सॉरी 8.33 बांट सकते हैं इजीली। और अगर हमारे पास अमाउंट इतना है कि हम जो है 20% तक भी बांट सकते हैं, तो फिर हम 20% भी बांट सकते हैं। तो मान लो वेजेस का 8.33 आ रहा है 20 रुपए, और 20% तक आ रहा है मान लीजिए 40 रुपए, 45 रुपए आ रहा है मान लीजिए 20%, और हमारे पास अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस हमें मिला है 48 रुपए, तो हम दोनों चीजें बांट सकते हैं। 8.33 चाहे तो वो भी बांट सकते हैं, उतना हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, और 20% तक भी बांट सकते हैं, प्रॉपर हमारे पास बैलेंस है एलोकेबल। अब मान लीजिए हमने 8.33 या 20% ही बांट दिया, ठीक है, 45 रुपए बांट दिए बोनस के तौर पे, बचे कितने, 3 रुपए बचे। अब इन 3 रुपयों को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 4 साल तक, ठीक है, ताकि अगले साल अगर हमें लॉस होता है तो उसको इस्तेमाल कर सके, या ठीक है इस तरह से। तो अब अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर हमने कैलकुलेशन की, और हमारे पास एलोकेबल सरप्लस आया मान लीजिए 60 रुपए, ठीक है, फिर हमने 45 रुपए बांट दिए, ठीक, 45 रुपए बांटने के बाद 15 रुपए हमारे बचे, तो हमने 15 रुपए अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अब जो हमने पिछले साल 3 रुपए कैरी फॉरवर्ड करे थे पहले हम वो इस्तेमाल कर लेंगे अगर हमारी किसी अगले साल में लॉस होता है। मान लीजिए अगले साल में हमने जो है बोनस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एलोकेबल सरप्लस आया मान लीजिए सिर्फ 20 रुपए मात्र, ठीक है। अब ऑलरेडी हमारे पास 15 रुपए और 3 रुपए दो साल के पड़े हुए थे, तो 20 और 30 हम टोटल 20% तक बांट सकते हैं। तो पहले 3 रुपए यूज करेंगे, तो 20 और 3 23। तो इसमें होता क्या है, जो पहले आता है वो पहले जाएगा अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 3 रुपए जो है वो पहले साल के थे, वो सबसे पहले यूज किए जाएंगे, 15 रुपए दूसरे साल के थे, वो बाद में यूज होंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको 4 साल तक यूज कर सकते हैं। तो 3 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी 15 में से 45 रुपए करने के लिए क्या रहेंगे, 12 रुपए और निकाल लिए जाएंगे, ठीक है, और सेकेंड ईयर के 3 रुपए रिमेन रह जाएंगे। तो इस तरह से हम यूज करेंगे उसको, ठीक है। मान लीजिए चौथे साल में हमें क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एलोकेबल सरप्लस आया 10 रुपए, ठीक है, और 8.33 बांटना था हमें 20 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 3 रुपए तो वो यूज करेंगे, दूसरे साल के जो बचे हुए अमाउंट है, तो 10 रुपए और 3 13 रुपए हो गए। 7 रुपए जो है हम क्या करेंगे, ये डिफिशियंसी रह गई हमारी, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
13 रुपए बांट देंगे और जो ये 7 रुपए हैं ये कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज ए डिफिशियंसी कि भाई अगले साल हमें प्रॉफिट होगा तो ये 7 रुपए भी हम पे कर देंगे एज ए बोनस एम्प्लॉय को। तो इस तरह से ये चलता है, यानी डिफिशियंसी भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और सरप्लस भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। और वो इस्तेमाल कर सकते हो 4 साल तक, ठीक है। ठीक, सो ये आपको समझ में आ गया। 60% इन केस ऑफ इंडियन कंपनी और 67% फॉरेन कंपनी, प्लस अगर कोई डिविडेंड नहीं देती कंपनी तो उसके लिए भी। बाकी सेट ऑन की कंडीशन समझ लेते हैं। सेट ऑन का मतलब होता है कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ है कि कंपनी 20% तक बोनस बांट सकती है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड सेट ऑन कंडीशन। सेट ऑफ की कंडीशन क्या होती है? सेट ऑफ की कंडीशन का मतलब ये होता है ना तो कंपनी को फायदा हुआ है और ना ही कंपनी को लॉस हुआ है, ठीक है। मान लो कंपनी को बांटना था बोनस 20 रुपए, अमाउंट आया सिर्फ 10 रुपए बांटने के लिए, तो कहने का मतलब ये प्रॉफिट भी हुआ है लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी सेट ऑफ। इस कंडीशन में भी आपको कम से कम बोनस तो पे करना ही है, जो कि 8.33 है, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन में आपको 20% तक आप पे कर सकते हो सेट ऑन की कंडीशन। एक कंडीशन होती है लॉस की, लॉस वाली कंडीशन में भी आपको मिनिमम बोनस 8.33 पे करना है। अब आप कहोगे भैया इस साल हमें लॉस हुआ तो हम 8.33 कहां से पे करेंगे? पे मत करो, जितना भी अमाउंट बन रहा है उसको कैलकुलेट कर लो और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए, ठीक है, डिफिशियंसी को। और उतना अमाउंट आप अगले साल प्रॉफिट होगा तो वो भी पे करोगे और उस साल का भी पे करोगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मैंने बताई आपको, सेट ऑन, सेट ऑफ, लॉस। सेट ऑन की कंडीशन में 8.33 से लेकर 20% तक, जरूरी नहीं है 20% पे करेगी कंपनी, 20% तक पे कर सकती है, 10%, 15%, जो भी कंपनी की मर्जी है। सेट ऑफ की कंडीशन में 8.33 और लॉस की कंडीशन में भी 8.33। अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि बोनस का कैलकुलेशन करे, ठीक है, और रिटर्न फाइल करे फॉर्म डी में विद इन 30 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या है? 30 नवंबर, बताया था ना मैंने आपको 30 नवंबर, हाँ। तो 30 नवंबर लास्ट डेट होती है, उससे 30 दिन पहले तक रिटर्न फाइल कर दे कंपनी। फॉर्म डी फॉर्मेट में होता है रिटर्न, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता है। इंस्पेक्टर यहाँ पर अपॉइंट करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसका काम होता है कि भाई एक्ट जो है के अकॉर्डिंग फॉलो हो रही है चीजें या नहीं हो रही है, कंप्लाइंस प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, रजिस्टर चेक कर सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, वो सारी पावर होती है जो हर एक्ट में इंस्पेक्टर के पास यहाँ पे रहती है। राइट ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का राइट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है कंपनी के साथ, राइटस बिहेवियर करता है, मिसएप्रोप्रिएशन करता है, वायलेंट बिहेवियर है, थीफ, मिसएप्रोप्रिएशन, सैबोटेज, तो उस केस में उसके बोनस को क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है कंपनी, ठीक है, उसको निकाल भी देगी और फॉरवर्ड भी कर देगी। इसके अलावा इंटरिम बोनस और फेस्टिवल बोनस है, उसको एडजस्ट कर सकती है कंपनी, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो लेबर कोर्ट में या लेबर ट्रिब्यूनल में जा सकती है अपना केस लेकर। बिल्कुल सिमिलर राइट जो है वो एम्प्लॉय के पास भी होता है, वो भी जा सकता है कोर्ट में, लेबर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में। इसके अलावा राइट टू क्लेम बोनस, अगर बोनस नहीं मिलता है तो उसका क्लेम कर सकता है, ठीक है। और राइट टू सीक क्लियरिफिकेशन एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी आइटम इन द अकाउंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अगर वो कहती है कि भाई हमारे यहाँ पे जो है क्लियरिफिकेशन मांग सकते हैं, अगर बोनस नहीं दे रही है कंपनी तो क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, तो जैसे हर एक्ट में बताया जाता है कि रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करने, बिल्कुल सिमिलर इसमें भी रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ द एलोकेबल सरप्लस, तो यहाँ पे एलोकेबल सरप्लस को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर होता है फॉर्म ए, ठीक है। सेट ऑन और सेट ऑफ की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए होता है फॉर्म बी, ठीक है। और ये रजिस्टर शोइंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ पेबल बोनस ऑफ ईच एम्प्लॉय, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यहाँ होता है फॉर्म सी, यानी कितने एम्प्लॉय को बोनस पे किया, कितना बोनस पे किया, ये डिटेल होती है आपकी फॉर्म सी में, ठीक है। और फॉर्म डी बताया था मैंने रिटर्न होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी ये 4 फॉर्म्स हैं। रिटर्न मैंने बताया था आपको 30 डेज में, एक्सपायरी से 30 दिन पहले तक आपको ये रिटर्न फाइल कर देना होता है, फॉर्म डी में होता है ये। इंस्पेक्टर को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब यहाँ पर इसकी पेनल्टीज देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो 1000 रुपए जुर्माना है और सजा हो सकती है 6 महीने की, और कंपाइल करने में भी अगर फेलियर हुए हो तो भी सिमिलर सजा और जुर्माना है, ठीक है। तो ये चीज है। एफएक्यूज देख लेते हैं। डू यू हैव टू पे पास्ट एम्प्लॉय, हाँ बिल्कुल पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 21-22 चल रहा है ना, तो इस साल में अगर मान लो किसी ने जॉब छोड़ दी अगस्त में, तो कितने महीने काम किया उसने इस फाइनेंशियल ईयर में? 3 महीने भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने काम किया, सॉरी। अब 5 महीने में काम करने के बाद जब कंपनी कैलकुलेट करेगी बोनस, कब करेगी? अगले साल अप्रैल के बाद, ऐसी करेगी ना। तो अगले साल जब अप्रैल के बाद, और पे करेगी कब तक? नवंबर, 30 नवंबर से पहले पहले। तो जब भी पे करेगी इस एम्प्लॉय का जिसने अभी जॉब छोड़ी है अगस्त के अंदर, जितने दिन का उसका बोनस बन रहा है भाई, अप्रैल का जितने दिन हुआ है उतने दिन का मिलेगा, मई में जितने दिन आया मई का उतने दिन का मिलेगा, जून जुलाई अगस्त, इन 5 महीने में जितने जितने दिन आए हर महीने उतने दिन का उसका बोनस कैलकुलेट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कब? जब भी कंपनी पे करेगी। तो हाँ, पास्ट एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, क्लियर है। अगर कंपनी ने उसी टाइम पे कर दिया, जैसे हर एम्प्लॉय को हर महीने पे हो रहा है बोनस, तब तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका पेड हो चुका है। तो बस यहाँ पे देखना है कि कौन सी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है आपकी कंपनी में।
अगर मंथली प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो तो सैलरी में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर एनुअली हो रही है, यानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद कंपनी कैलकुलेट करती है, देन पे करती है विद इन 8 मंथ में, तो फिर आपको लिस्ट बना के रखनी है एम्प्लॉयज की कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने एम्प्लॉय थे और उन्होंने किस किस महीने में काम किया है, कितना, पूरी एक लिस्ट तैयार होती है पूरे साल की। ठीक है, हाउ टू मेक द पेमेंट, तो 30 नवंबर से पहले पहले करना। कैन यू हाउ कैन द पेमेंट बी क्लेम्ड, तो एज ए करंट एम्प्लॉय यू कैन सिंपली एक्सपेक्ट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू यू अलॉन्ग विद योर सैलरी, या तो सैलरी में आएगा या फिर जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आएगा। सीटीसी का पार्ट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी ये होती है कि वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 21,000 से कम है वो इसके अंदर कवर रहेंगे। मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल इन योर स्टेट, तो मिनिमम वेजेस चेक करना होता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ द बोनस कितना पे करना है, तो ये कैलकुलेट करना होता है। सीटीसी का पार्ट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जब सीटीसी का पार्ट बनाओगे तो हर महीने आपके अकाउंट में बोनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। सो देखिए, फॉर्म डी मैंने बताया था आपको रिटर्न फाइल करने के लिए, तो ये फॉर्म डी का फॉर्मेट है। चलिए इसमें दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्म ए से आपको ये पता चलता है कि भाई एलोकेबल सरप्लस क्या है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद डिडक्शन हो जाएगा, डेप्रिविएशन, डेवलपमेंट अलाउंस, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब घटा दो, फर्दर सम्स कर दो। उसके बाद टोटल जो है इनका सबका टोटल करने के बाद अवेलेबल सरप्लस आपको मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। ठीक है, 67% किस केस में, अगर फॉरेन कंपनी है आइदर 60%। ठीक है, तो जो ये अमाउंट निकल कर आएगा 7th स्टेप में, उसका 60% या 67%। ठीक है, चलिए अकाउंट फॉर्म बी में होता है सेट ऑन और सेट ऑफ की कंडीशन, तो भी अकाउंटिंग ईयर में बोनस कितना आया, अमाउंट एलोकेबल एज ए बोनस, अमाउंट पेबल और सेट ऑफ और सेट ऑन जो भी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेट ऑन कैरीड फॉरवर्ड और टोटल सेट ऑन सेट ऑफ। फॉर एग्जांपल मान लो अकाउंटिंग ईयर में बोनस देना था आपको 1 लाख रुपए। ठीक है, अमाउंट जो है एलोकेबल के तौर पे जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, अब कितना आपने पे किया है, एलोकेबल में मान लो 1 लाख रुपए बोनस पे करना था, आपके पास आया है सिर्फ कितना, 1,20,000। ठीक है, तो आपने अमाउंट पे कर दिया 1,20,000, क्या हो गया सेट ऑन, तो सेट ऑन में यहाँ पे लिख दीजिए प्लस करके लिखोगे तो इसका मतलब है सेट ऑन, माइनस करके लिखोगे तो इसका मतलब है सेट ऑफ। लेकिन अगर 1 लाख या 1,20,000 है तो 20,000 ज्यादा भाई 1 लाख आपको पे करना था बोनस, आपके पास एलोकेबल सरप्लस आ गया 1,20,000, यानी जितना पे करना था उससे ज्यादा अमाउंट आ गया आपके पास। अब 1 लाख ही पे करना है आपको, तो आपने 1 लाख पे कर दिया, बचे 20,000 को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20,000। अगले साल में फिर जितना आपका अमाउंट आया, मान लो आपको पे करना था 1 लाख, आया आपके पास 60,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20,000 ये वाले और 60,000 ये वाले, तो टोटल 80,000 यहाँ पे पे कर दिया। अब कम कितने रह गए, 20,000, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 20,000, ये सेट ऑफ हो गया। तो इस तरह से ये सेट ऑन सेट ऑफ की कैलकुलेशन चलती है। फॉर्म सी में हम क्या करते हैं, कितना बोनस किसको पे किया है और कब पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ गया, फादर नेम आ गया, उसकी एज 15 साल से कम है, ज्यादा है, डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ डेज कितने दिन का उसका बोनस पे करते हो, टोटल सैलरी उसकी वेजेस क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे अमाउंट ऑफ द बोनस पेबल अंडर द सेक्शन 10, अगर पूजा बोनस दिया तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, इंटरिम बोनस दिया तो वो आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों घटाते हैं उसके अंदर से। ठीक है, एंड डिडक्शन अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लॉस, अगर कुछ किया तो वो भी आ जाएगा। इन सब का टोटल करो, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन घटाने के बाद जितना अमाउंट बनता है नेट अमाउंट पेबल जो है वो आ जाएगा। अमाउंट एक्चुअली पे कितना किया, बंदा मान लो 10,000, आपने पे कर दिया 5,000। ठीक है, तो या जितना भी करा वो यहाँ पे लिखो, और 10,000 बनना 10,000 पे कर दिया तो भी लिख दो। ठीक है, एंड देन डेट कब आपने पे किया और उसका साइन और सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये बहुत इजी फॉर्म है। फॉर्म डी में क्या होता है, गवर्नमेंट को हम भेजते हैं, जो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, जो अथॉरिटी होती है अंडर में, ये जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, उसको हम यहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं, हर साल करते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयर का नाम आ गया, एम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट पेबल एज ए बोनस, सेटलमेंट अगर है कोई। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ द बोनस कितना आपने पे किया, 20%, 15% या 8.33%, तो मिनिमम होता ही होता है, उससे ऊपर अगर पे किया तो वही परसेंटेज आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस एक्चुअली पे कितना किया है, डेट कब पे किया है। ठीक है, वेदर बोनस हैज बीन पेड और पेड टू ऑल एम्प्लॉय, इफ नॉट रीजन फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, और रिमार्क, तो ये आपका रिटर्न में जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं ये अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। सो कैलकुलेशन में हम जो कैलकुलेशन करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 तरह की कैलकुलेशन होती है।
एक तो कोई कुछ कंपनी क्या करती है डायरेक्ट बेसिक पे कैलकुलेट कर देती है बोनस, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राइट प्रैक्टिस नहीं है। जैसे मान लो आपने बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट कर दिया 8.33, तो वो गलत है। बोनस जो कैलकुलेट आप करेंगे वो इस तरह से करेंगे। देखो एम्प्लॉय का पहले डिटेल आपको ये डेटाबेस से मिल जाएंगी सारी, एम्प्लॉय का कोड, नाम, डेजिग्नेशन, उसके बाद एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, ठीक है। कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय आप यहाँ पे डिजाइन कर लीजिए। अब जैसे अब ये डिपेंड कर सकता है आपका कैटेगरी एक्सपीरियंस पे, कि मैं जिनके एक्सपीरियंस 2 साल से कम है आपने उसको मान लिया अनस्किल्ड, जिनका 2 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है उसको सेमी स्किल मान लिया आपने, जिनका 5 से 10 के बीच है उनका स्किल मान लिया आपने, और जिनका 10 से ज्यादा है उनको हाईली स्किल मान लिया। तो इस तरह से आपने कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय बना ली अपनी। अभी डिपेंड करता है आप जो है एजुकेशन पे बना सकते हो, एक्सपीरियंस पे बना सकते हो, ठीक है, सैलरी के। तो इसके तरह ये कॉलम आप बना लोगे इजीली, ठीक है। एक्सपीरियंस का कॉलम भी आपको जो है डेटाबेस से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय का मिनिमम वेजेस चेक करना है। कहाँ से चेक करोगे, अगर दिल्ली है तो दिल्ली का मिनिमम वेजेस चेक कर लो, इस तरह से कि अनस्किल का कितना है, सेमी स्किल का कितना है, अनस्किल का कितना है। बस सीधा यहाँ पे एक इफ का फॉर्मूला लगाओ इस तरह से कि भाई अगर हाईली स्किल हो तो उसके सामने ये आ जाए, सेमी स्किल हो तो उसके सामने ये आ जाए, स्किल हो तो ये आ जाए, और अनस्किल हो तो उसके सामने ये आ जाए, एंड देन उस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दो। तो देखो उसी तरह से आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कहाँ से पता चल जाएगा, स्टेट वाइज जो मिनिमम वेजेस होता है एम्प्लॉय का वहां से पता चल जाएगा, जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, जिस स्टेट का भी आप बना रहे हो। उसके बाद हमने कहा था जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे थे कि भाई 7,000 रुपए और मिनिमम वेजेस इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो सबके सामने 7,000 रुपए डाल दो एंड देन फिर इन दोनों का कंपेयर करना है आपको, ठीक है। अब कंपेयर करने में मैंने बताया था कि जो भी इनमें मैक्सिमम अमाउंट होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो एक फॉर्मूला लगाना है मैक्स का। मैक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट लगाइए और इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। तो अब इन दोनों में से जो हायर होगा वो आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि 8,758 रुपए ज्यादा है, तो देखो आ गया। देखो यहाँ पे जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है उस एम्प्लॉय के सैलरी रजिस्टर के अंदर उसकी बेसिक सैलरी क्या है। तो जो भी उसकी बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी उसके सैलरी रजिस्टर से मेंशन कर लोगे, अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। लेकिन इस बार जो कंपैरिजन करोगे आप मिनिमम अमाउंट का कंपैरिजन करोगे। समझ रहे हो बात आप? भाई पहले हमने किया इन दोनों का और इनमें से देखा मैक्सिमम वाला अमाउंट, फिर हमने बेसिक से कंपेयर करना है इसको, और इसमें से जो भी सबसे कम होगा उसको कंसीडर करना है और उसी पे बोनस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला लगा दीजिए और इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ठीक है, और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब जो भी अमाउंट आया है इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा बोनस। तो आपको समझ में आया हम बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से अमाउंट पे करेंगे। डायरेक्ट बेसिक पे नहीं करना है, इस तरह से अमाउंट निकालेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। और अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, अब देख लेते हैं। हर महीने का बोनस कैलकुलेट होगा, जैसे अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने का आपको बोनस कैलकुलेट करना। तो पहले एक महीने का कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये करो कि उसके जो वर्किंग डेज हैं अप्रैल के महीने के वो आपको अटेंडेंस शीट से मिल जाएंगे, वो आपने यहाँ पे लिखने जितना भी जिसका वर्किंग डेज है, एंड देन उसके बाद उसका बोनस अप्रैल वाले कॉलम में कैलकुलेट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय है, इसका इस वेजेस पे हमें कैलकुलेट करना है बोनस। तो आप क्या करोगे, इजिकल टू लगाओगे, इस अमाउंट को सेलेक्ट करोगे, डिवाइड करोगे। अप्रैल में कितने दिन है, 30, तो 30 से डिवाइड करना है। जितने भी वर्किंग डेज है उसी से डिवाइड करना है मैक्सिमम वर्किंग डेज जो होते हैं। जैसे यहाँ पे 30 होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं, यहाँ पे 30 होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं। तो जो भी मैक्सिमम वर्किंग डेज होगा उससे डिवाइड कीजिए और फिर इंटू कर दीजिए जितने उसके एक्चुअल वर्किंग डेज है। एक्चुअल वर्किंग डेज कितने उसके 28, ठीक है। तो क्या होगा, एक दिन का वेजेस निकल कर 28 दिन का वेजेस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जो भी वेजेस आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.33 से। तो इस बार मल्टीप्लाई करना 8.33 एंड देन एंटर कर दीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। तो ये निकल कर आया, इसको बोनस मिल रहा है अप्रैल के अंदर इतना। मई का भी कैलकुलेट कर लीजिए। जब इस अमाउंट को सेलेक्ट कीजिए, डिवाइडेड कीजिए कितने से, 31 से, मल्टीप्लाई कीजिए कितने से, जो भी एक्चुअल वर्किंग डेज है, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज से, और इसको इस तरह से कैलकुलेट कर दीजिए। सिंपल होता जा रहा है कैलकुलेट। भाई इज इक्वल टू डिवाइडेड 30 इंटू जो भी एक्चुअल वर्किंग डेज है इंटू परसेंटेज। तो इस तरह से आप पूरे साल का क्या करेंगे, बोनस कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। उसके बाद लास्ट में जाके इनका सबका टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद जितना बोनस आपने पे करना है वो पे कर दीजिए। मान लो आपका बन रहा था 6,096 रुपए, आपने पे करा है 5,000, यहाँ पे बन रहा था 8,200, यहाँ पे कर दिया आपने 7,000, ठीक है। इस तरह से तो जितना भी आपने पे किया है, चलो पैसा पूरा नहीं था आपने, जितना था आपने पे कर दिया, ठीक है। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड करोगे आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2019 का बोनस पे कर रहे हो तो 2019 में इतना अमाउंट रह गया पे करने से, तो ये आपने पे कैरी फॉरवर्ड करना है 2020 के लिए, ठीक है। अब जब 2020 का आप बोनस कैलकुलेट करोगे इस तरह से दोबारा से, ठीक है, यहाँ पर, और इसका जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर टोटल करके, उसमें यहाँ पे 2019 का कैरी फॉरवर्ड भी अमाउंट यहाँ पे रखोगे। इस अमाउंट को 2020 का और 2019 का दोनों का टोटल करोगे और दोनों का टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको पे करोगे, ठीक है। इस तरह से आपको पे करना है। सो ये वाला 2020 वाला कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आप क्या करोगे, 2020 के सब की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, और 2019 का कैरी फॉरवर्ड यहाँ करोगे, इन दोनों का टोटल करोगे, जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बनाओगे, ठीक है।
तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इसको आप कीजिएगा।